हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू सुपरगैट्स। दिस इज निखिल सोनी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जिप मैथ 2021 का ओरिजिनल पेपर, और जिसमें हम एलआर के सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा हमारा 2021 के जिप मैथ में एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा नंबर सीरीज से पूछा गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 17, 19, 15, 21, 7, 39, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा। फर्स्ट थिंग, कभी भी अगर नंबर सीरीज आती है आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट 2 या 3 सेकेंड। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, नंबर्स को ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इस पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड करना होगा, राइट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें जहां पर 17, 19, 15, 23, 7, 39, और फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो यहां पर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। सो क्यों ना यहां पर डिफरेंस निकाला जाए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमने डिफरेंस निकाला, राइट, तो 17 से 19 क्या होगा, +2 हो जाएगा। 19 से 15 क्या होगा, -4 हो जाएगा। इसके बाद जब हमने इसको नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाला तो 15 और 23 कितना हो रहा है, 8 का डिफरेंस है, बट ये जो 8 है ये प्लस का 8 आएगा। और जैसे ही हमने ये 3 डिफरेंसेस निकाले हमारे माइंड में, या हमारे माइंड में लॉजिक क्या जनरेट हुआ कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, बट प्लस और माइनस क्या चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। मतलब फर्स्ट यहां पर प्लस होगा तो फिर माइनस, फिर यहां पर प्लस होगा, इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहां पर क्या होगा, जरूर माइनस ही होगा, बट नंबर क्या होना चाहिए, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 आ जाएगा, राइट। मतलब हमें 23 में से 16 माइनस करना है, और ये हमने खुद से निकाला है, राइट। अगर आप 23 में से -16 करोगे तो आपके पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, सोचो, प्लस माइनस, इट शुड बी प्लस, बट डबल डबल चलेगा। 2 का डबल 4, 8, 16, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 32। मतलब 32 में 7 को क्या करना है, अब हमें ऐड करना है, और हमें क्या मिलेगा, 39 मिलेगा। और इसके बाद की जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, और 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है। मतलब हमें क्या करना है, 64 माइनस करना है, 39 से माइनस करना है, तो ये 40, 24, 25 आएगा। बट आप देख सकते हो कि जो भी साइन यहां पर जो हम सिंबल लेते हैं वो हमेशा बिग नंबर का लिया जाता है, और 64 यहां पर ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू 39। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 तो होगा, बट ये 25 माइनस का रहेगा, राइट। इसलिए जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये भी हमारा सीरीज से क्वेश्चन है, बट ये सीरीज जो है वो लेटर सीरीज यहां पर पूछी गई है। अगर हम लेटर सीरीज की बात करें तो यहां पर लेटर्स में जो भी चीज होंगी लेटर्स में यहाँ पे अरेंज होते हैं, और हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, और 3 के लेटर्स का यहाँ पर पेयर बनाया हुआ है, जैसे कि MOQ, और इसके बाद फिर क्या है, SU, एंड देन YAC, और इसके बाद जो भी टर्म आएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम यहां पर देखें, यहां पर जो लॉजिक अप्लाई होगा, अगर हमने फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर किया, सो आप देख सकते हो, अगर हम इनकी नंबरिंग स्टार्ट कर दें कि M का नंबर होता है 13, ये 15, और ये 17, 19, 21, 23, 25, 1, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑलराइट, सो 13 और ये 19, तो 13 से आप देखो कि M के बाद क्या आएगा, S, फर्स्ट लेटर से कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट M है, यहां का फर्स्ट लेटर S है, और यहां का फर्स्ट लेटर क्या है, Y। और यहां पर क्या हुआ है, 13 प्लस 19, 13 प्लस का 6 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और 19 में अगर आपने +6 कर दोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 25 मिलना चाहिए। 19 प्लस का 6,
25 मिलना चाहिए। मतलब फर्स्ट लेटर में क्या हुआ है, +6 हुआ है। अगर हम सेकंड वाले लेटर को कंपेयर करें तो सेकंड लेटर यहां पर क्या है, ओ, यहां पर क्या है, यू, और थर्ड वाले वर्ड में क्या है, ए। राइट। सो ये कितना है, 15, 21, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 15 प्लस का 6, 21, और 21 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर 27 मिलना चाहिए, राइट। और z हमारा कितना होता है, 26, और z के बाद अगेन जो एबीसीडी, अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग या लेटर सीरीज में, तो z के बाद अगेन a आ जाएगा। तो क्या ये 27 नहीं होगा, और a को हम 1 भी तो बोलते हैं, तो a का ही नंबर 27 ही है और 1 भी होगा। सो u 21 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो 1 आएगा। और वैसे ही जब हमने इसको थर्ड लेटर को कंपेयर किया, q, w और c, क्यू, डब्ल्यू और सी, और क्यू हमारा 17 है, ये 23 है, और ये 3 है। तो 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। और 23 में हम जब हमने 6 ऐड किया तो 23 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 29। और 29 किसका होता है, Z 26, A 27, B 28, और C 29 हो जाएगा। तो यहां पर +6 अप्लाई किया जा रहा है। मतलब यहां पर जो फर्स्ट लेटर है +6 अप्लाई हुआ है, फिर जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर +6 हुआ है, इट शुड बी +6 होना चाहिए, राइट। ओके, तो जब हमने इसको +6 करेंगे, राइट, 25 में, हाँ, 25 में जब हमने +6 कर दिया, 31 मिलना चाहिए। हमने यहां तक देखा कि 31 किसका होगा, डी और ई का, तो यहां पर हो जाएगा ई। फिर जब हमने सेकंड वाले को कंपेयर किया तो सेकंड वाला क्या होगा, ओ +6 21, 21 +6 1, और फिर यहां पर +6 करना होगा, और +6 कितना हो जाएगा, 7, मतलब जी आ जाएगा। और इन द सेम वे सी में भी +6 मतलब 9, और 9 किसका होता है, आई का होता है। सो द फाइनल आंसर इज EGI, दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर सी। जो कहां पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, कि हर एक लेटर में हमें +6 करके नेक्स्ट टर्म को लेके आना था। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि 13 + 2 15 + 2 17 प्लस का 2 19 21 23 +2 25 +2 +2, अगेन यहां पर +2 आएगा तो 5 7 और 9। ये वाला लॉजिक भी यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो दोनों ही लॉजिक से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमारा कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज से पूछा गया है, राइट। मतलब यहां पर जो भी चीजें पूछी जाती हैं, ABCDE या कुछ जो लेटर्स होते हैं एक कंटिन्यूअस पैटर्न में होते हैं, A, तो वो पर्टिकुलर पैटर्न यहां पर हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। इसकी दो तरीके की, दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज कि आप सबसे पहले सभी लेटर्स को काउंट कर लो, चाहे जो अवेलेबल है और जो अवेलेबल नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं टोटल मिला के, 12 है। तो पेयर कितने कितने का बनना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 4 का पेयर बनेगा। फिर आप जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर ए है, सी है, बी है, A C C B, मतलब 3 लेटर्स ही हैं, और ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हो, ए बी सी के अलावा फिर कुछ भी नहीं है। सो क्यों ना यहाँ पर 3 के पेयर पे पहले मूव किया जाए, और अगर वहां पे हमारा परफेक्ट लॉजिक नहीं बनेगा, देन वी विल मूव ऑन द फोर्थ लेटर्स पेयर, मतलब 4 लेटर के पेयर पे हम मूव करेंगे। 3 का पेयर बनाए, सो 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, और 1 2 3 ये भी एक पेयर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें पेयर टू पेयर कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या सिमिलैरिटी है। सो अगर हमने यहां देखा कि ए और सी है, बीच वाला गायब है, तो यहां पर बीच में कौन है, बी। यहां पर ए और बी है, एक गायब है। यहां पर सी और ए है, तो लास्ट के दो में बी और ए, और यहां पर सी और ए, तो एंड में ए है क्या, नहीं है। अब यहां पे और क्या लॉजिक हो सकता है, तो लॉजिक ये भी तो हो सकता है कि ए बी सी, मतलब ए बी सी तीनों यूज हो रहे हैं, बट इनका सीक्वेंस कुछ नहीं है। जैसे कि यहां पर देखें तो बी है, ए है, बट सी अवेलेबल नहीं है। यहां पर सी है, ए है, बट बी अवेलेबल नहीं है। यहां पर ए अवेलेबल नहीं है। तो एक पैटर्न हमारा ये बन सकता है कि ए बी सी बी ए, बी सी ए, या ए सी बी। ये भी एक पैटर्न है जिसमें कि
थ्री थ्री के पेयर में नंबर ऑफ लेटर्स को डिवाइड किया है, और हर एक लेटर होना चाहिए। हर एक लेटर का मतलब एबीसी में से तीनों मौजूद होने चाहिए। अब आप देखो कि क्या क्या यहां पर रिक्वायर्ड था। बी था, सी था, बी था, और फिर ए था। तो बी सी बी ए, बी सी बी ए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, ये एनालॉजी से क्वेश्चन है। और एनालॉजी में भी कहां से है, ये नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, राइट। मतलब इन दोनों में जो भी रिलेशन होगा, मतलब ये दोनों जो कनेक्टेड हैं, और जिस भी रिलेशन से ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों भी सेम रिलेशन से कनेक्ट होना चाहिए। तो वही लॉजिक यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये आपका स्क्वायर पर बेस्ड है। अगर आप लोगों को स्क्वायर के बारे में पता है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर स्क्वायर के बारे में सर थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए टफ हो सकता है, राइट। कैसे, बात करें। जैसे कि यहां पर 210 और फिर 380 पूछा गया है। तो ये 380 क्या है, 20 का स्क्वायर, और माइनस करना है हमें 20। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। और ये कितना है, ये हमारा है 15 का स्क्वायर माइनस का 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और 225 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो 210 मिल जाएगा। दिस इज द लॉजिक जो कि पर्टिकुलर यहां पर यूज किया गया था। अब हम यहां पर देखें तो यहां पर 182 है, और फिर ये वाला जो नंबर है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो ये किसका है, 14 का स्क्वायर माइनस आप 14 कर दो तो 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो 196 में से अगर हमने 14 को माइनस कर दिया तो 182 आएगा। और 15 प्लस 5 था, तो यहां पर 14 प्लस 5 करो तो 19 का स्क्वायर माइनस का क्या करना है, हमें 19 करना है। क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर माइनस का 19। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और माइनस का 19 कर दो, कितना हो जाएगा, 342। 342 इज द राइट आंसर। 342 इज द राइट आंसर। मतलब 361 माइनस का 19, मतलब 361 में से 20 माइनस करो, प्लस 1 कर दो, बात वही है, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो 342 इज द राइट आंसर। चलिए, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये पर्टिकुलर हमारा वर्ड एनालॉजी से है। ये कहां से पूछा गया है, वर्ड एनालॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब वर्ड एनालॉजी जो होती है, हाँ, वर्ड एनालॉजी जो होती है ना, ये पर्टिकुलर आपके वर्ड पर डिपेंड करती है, आपके नॉलेज पर, आपके जनरल नॉलेज पर ये ज्यादा डिपेंड करती है कि आपको चीजों का कितना ज्यादा नॉलेज है, राइट। जैसे कि फिजिक्स से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, केमिस्ट्री से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पर्टिकुलर आपको जो जनरल नॉलेज है, दैट शुड बी स्ट्रांग हियर, राइट। और यहाँ पर क्या पूछा है, जैसे हम बात करें ड्रिल और बोर, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा, सेम रिलेशन यहां पर भी होना चाहिए, है ना। तो सेकेंड इज द फंक्शन परफॉर्म बाय द फर्स्ट। सेकेंड डिनोट्स द फंक्शन परफॉर्म बाय द फर्स्ट। मतलब ये जो फंक्शन है बोर करने का, बोर करोगे, ये किसकी हेल्प से होता है, ड्रिल करोगे तो। अगर आप ड्रिल करोगे तो बोर हो ही जाएगा। तो सेकेंड इज द फंक्शन जो कि किसके थ्रू हो रहा है, ड्रिल के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर हमें वही सेम रिलेशन फाइंड करना होगा। तो सेकेंड का फंक्शन जो कि सीप के द्वारा होगा, सो इट शुड बी शिफ्ट, राइट। शिफ्ट is the function performed by the sieve. So option number B is the right answer, right? हाँ, ये पर्टिकुलर चीजें होती है जो पता होंगी तो आप टिक कर ही देंगे ऑन द अदर हैंड। बट हाँ, जनरल नॉलेज इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी। और ये बोनस टाइप के नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 ऑप्शंस, देयर आर 3 ऑफ देम आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर 4 ऑप्शंस जो हैं वो 3 क्या है, बिल्कुल एक सेम रिलेशन से ग्रुप बना रहे हैं,
बट एक क्या है, दैट इज डिफरेंट। मतलब हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑड वन आउट से है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैलेंडर के टॉपिक को भी यूज कर लिया गया है ना। सो रीजनिंग के दो टॉपिक मिक्सअप होके आ चुके हैं। अगर हम बात करें कि फेब 2021, मार्च 2021, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021, तो ये 4 मंथ्स हैं, बट ईयर सभी के क्या है, सेम। अच्छा, 2021 जो ईयर होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर। अच्छा, नॉर्मल ईयर का मतलब क्या, जिसमें फेब जो होती है वो 28 की होती है, फरवरी जो होगी वो हमारी 28 की फरवरी होगी, वो ईयर हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है, राइट। सो ईयर सभी का सेम है, मतलब यहां पर हमें टेंशन नहीं लेना है। और एक कंसेप्ट हुआ करता है कि एक नॉर्मल ईयर में, राइट, जैसे कि फॉर्मूलेज या और सब चीजों से जब आप फाइंड करोगे, एक फॉर्मूला होगा या एक कोड होगा कि 144 025 036 और 146। और यहां पर आप देख सकते हो कि फैब कहां पर है, फैब का कोड कितना है 4, मार्च का कोड कितना है 4, और नवंबर का कोड कितना है 4, और दिसंबर का कोड कितना है 6। ये 12 मंथ्स के कोड लिखे हुए हैं। तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों के कोड क्या है, सेम। इसका मीनिंग ये होता है कि ये तीनों मंथ्स जो हैं, कौन कौन से, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों के नॉर्मल ईयर में जो कैलेंडर होगा वो तीनों का क्या होगा, सेम होगा। ऑन द अदर हैंड दिसंबर जो है वो इनके जैसा नहीं होगा, सेम नहीं होगा। दैट्स वाई ये तीनों तो एक ग्रुप बना लेंगे, ये तीनों तो एक ग्रुप बना रहे हैं, बट ये एक ग्रुप में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, हम्म, ये पर्टिकुलर हमारा क्यूब्स टॉपिक से पूछा गया है, राइट, क्यूब टॉपिक से। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द 6 faces of cube are painted in a manner that no two adjacent faces have the same color। मतलब एक जो क्यूब है इसकी कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती हैं, और ये सभी सरफेस को उन्होंने क्या बोला है, आर पेंटेड इन अ मैनर दैट टू एडजेसेंट सरफेस हैव नॉट सेम कलर। मतलब जो भी दो एडजेसेंट सरफेस होंगी ना, इन पर सेम कलर नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद द 3 कलर्स यूज्ड इन पेंटिंग, वो जो 3 कलर है वो कौन कौन से हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक क्या है हमारा ग्रीन। ये 3 कलर यहां पर यूज किए गए हैं। आगे क्या बोला है, द क्यूब इज देन कट इनटू 36 स्मॉलर क्यूब। मतलब एक बड़ी सी क्यूब को 36 टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब में क्या किया गया है, कट किया गया है इन अ मैनर दैट, इसमें भी एक डिफरेंट टाइप से कट किया है कि 32 क्यूब्स क्या है, एक वन साइज के हैं। ऑन द अदर हैंड जो रेस्ट बचे हुए क्यूब हैं वो उसके कंपैरिजन में क्या है, बिग। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी को अगर हम समझें, तो एक क्यूब था, सबसे पहले तो हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब था, राइट। कैसे पेंट किया है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कट कैसे किया है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब जो डिवाइड किया है छोटे छोटे, इसी पर्टिकुलर को 36 स्मॉलर क्यूब में कट किया है, बट 36 में भी ओनली वन साइज की क्यूब को कट नहीं किया। इसमें क्या किया है, 32 यहां पर स्मॉल कह सकते हो, और जो रेस्ट बचे हैं टोटल 36, 32 माइनस करो तो यहां पर जो 4 आएंगे ये बिग आएंगे। मतलब एक बड़ी सी क्यूब को 2 टाइप के साइज में यहां पर कट किया गया है, 32 स्मॉल है और 4 थोड़े से बिग हैं। आई होप दैट इज क्लियर। एंड ईच वन ऑफ द बिगर क्यूब हैज नो रेड साइड। और जो भी ये 4 जो बिग क्यूब यहां पर कट हुए हैं, इनकी किसी भी साइड पर रेड कलर नहीं है। ऑलराइट, सो हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन साइड पेंटेड। मतलब ऐसा क्यूब छोटे बताने हैं जितने भी 36 हैं जिनमें वन साइड कलर्ड है, राइट। हाउ मैनी क्यूब्स ओनली हैव वन साइड कलर्ड, ओनली वन साइड कलर्ड क्यूब यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ऑलराइट, चलो अगर हम इसका डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली जाएं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया है, बड़ा सा क्यूब हो गया है, और फिर इसे कट किया गया है। लाइक दिस। ओके, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज, जो आपकी विजुअलाइज हमारी इमेजिनेशन पावर होती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, अब समझना जरा इस चीज को। टोटल नंबर ऑफ टोटल स्मॉलर क्यूब कितने चाहिए हमें, 36 चाहिए। 36 में से 32 स्मॉल साइज के होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए, बिग साइज के। ऑन द अदर हैंड हमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर से पेंट करना है, और जो हमारे बिग साइज के क्यूब होंगे ना 4, उन पर कहीं पर भी बिग साइज क्यूब जो होंगे उन पर हमारा रेड कलर नहीं होना चाहिए। अब आप यहां पर देखो कि ये एक सरफेस है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये यहां पर एक वन सरफेस पर कितने हैं, 16। और यहां पर भी कितने होंगे आप देख सकते हो, 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 और ये पूरा 4, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सेम यहां पर भी रहेगा। तो ये 16 और ये 16 मिल गए हमें 32, मतलब 32 स्मॉल साइज के यहां पर क्यूब मिल गए कि नहीं मिले। ओके, अब यहां पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना होगा कि ये जो क्यूब मिला है हमें, ये वाला, ये एक ही क्यूब है, राइट, ये एक ही क्यूब है जिसकी टू सरफेस तो विजिबल है, बट टू सरफेस क्या है, हिडन है ना। अगर हम इसको कट करके अलग, अभी हमने अलग नहीं किया, तो इसकी टू सरफेस क्या है, हिडन है, मतलब टू सरफेस इसकी पेंटेड होंगी। तो ये एक क्यूब ये मिल गया, और दूसरा क्यूब ये होगा जिसकी यहाँ पर एक नीचे वाली सरफेस दिख नहीं रही है, 1 2, और एक ये हो जाएगा जिसकी एक सरफेस है और एक कंप्लीटली विजिबल नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये 4 क्यूब क्या हो जाएंगे हमारे, बिग साइज वाले ये 4 क्यूब हो जाएंगे हमारे। तो ये क्या हो गए, 16, और यहां से भी 16, 32, और फिर ये वाले बीच में से क्या निकलेंगे, 4 बिग साइज के क्यूब यहां पर हमें मिल जाएंगे। तो टोटल कितने मिले हमें, 36 मिल चुके हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मैनी क्यूब्स ओनली हैव वन साइड कलर्ड, मतलब ऐसे कितने क्यूब है टोटल स्मॉल क्यूब में, हमें ये फाइंड करना है जिनमें वन साइड कलर्ड होना चाहिए। अगर हम इन 4 क्यूब्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर इनकी टू सरफेस पेंटेड होंगी, हाँ या ना, इसकी भी टू सरफेस, इसकी भी, ये सभी 4 क्यूब की टू सरफेस पेंटेड तो होंगी। तो आप हमें जो वन सरफेस पेंटेड मिलेगा वो डेफिनेटली यहां से ही मिलेगा, और यहां से भी कहां मिलेगा, 1 2 3 और 4, तो 4 यहां से और 4 यहां से, तो टोटल 8 ऐसे स्मॉल क्यूब मिलेंगे जिनकी वन सरफेस पेंटेड होगी। क्यों, है ना, तो दैट्स व्हाई आंसर नंबर सी होगा। क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्यूब है इसकी टू सरफेस पेंटेड है, टू सरफेस पेंटेड, और ये वाला जो क्यूब है इसके कितनी सरफेस पेंटेड है, 3, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब होता है और कॉर्नर क्यूब की हमेशा 3 सरफेस पेंटेड ही होती है ना, 3 सरफेस पेंटेड ही होती हैं। तो ये भी हमारा टू सरफेस कॉर्नर क्यूब है, टू सरफेस कॉर्नर क्यूब है, टू सरफेस कॉर्नर क्यूब है। तो जो सरफेस के मिडिल में बनते हैं ना, वहीं से मिलते हैं वन सरफेस पेंटेड। तो 4 यहां से और 4 यहां से मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलिए, सो
अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या बोलता है? द क्वेश्चन 8 सेज कि विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द वर्ड मिरेकुलस, है ना? ये पर्टिकुलर वर्ड से हम इनमें से 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस पर्टिकुलर वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है, राइट? तो आपको स्पेलिंग्स चेक करनी होगी, आपको लेटर्स चेक करने होंगे कि पर्टिकुलर यहां पर किस किस लेटर को यूज किया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, LOCUS, एल यहां पर है, LOCUS, बिल्कुल ये तो बनाया जा सकता है, बट हमें क्या बताना है? विच वर्ड कैन नॉट बी मेड, जो कि इनकी हेल्प से नहीं बनाया जाएगा। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक ही लेटर का गैप होता है ना? एक ही ऐसा लेटर होगा जो यहां पर अवेलेबल नहीं होगा। SCAR, तो एस यहां पर है, सी है, ए है, आर है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, राइट? SOLACE, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ई जो है ये अवेलेबल नहीं है ना? मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड से हम ये वाला वर्ड नहीं बना सकते। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ई जो था इस पर्टिकुलर वर्ड में अवेलेबल नहीं था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये पर्टिकुलर हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिया गया है ना? मतलब यहाँ पर जो भी हमारे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई जो यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको बूड मास यूज करना है ना? बूड मास यूज करना है, ठीक है? जैसे जैसे स्टेप्स यहाँ पर बोली जाएंगी वो हम फॉलो करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन दी गई है, सो दैट इज 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर जो हमें इसे फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है क्या, कि प्लस की जो मीनिंग है वो चेंज होके क्या हो गई है? डिवीजन हो चुकी है ना? और इसके बाद प्लस की मीनिंग क्या है? डिवीजन। माइनस की मीनिंग क्या है? मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन की मीनिंग क्या है? प्लस। और फिर मल्टीप्लीकेशन की मीनिंग क्या हो चुकी है? माइनस। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं क्या होगा अब? वो माइनस हो जाएगा। 12 प्लस आ गया है, और प्लस की मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है डिवीजन। तो 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद फिर डिवाइड का सिंबल है, बट डिवाइड का सिंबल मींस क्या है? प्लस। तो यहां पर हम लगा देंगे प्लस, और ये हो जाएगा 6। फिर से यहां पर क्या आ चुका है? प्लस आ चुका है, और प्लस की मीनिंग क्या है? अगेन डिवीजन। तो यहां पर फिर डिवीजन हो जाएगा 2। और फिर यहां पर क्या बोला गया है? माइनस, और माइनस की मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। मतलब यहां पर जो सिंबल्स थे, ऑपरेशंस थे मैथ्स वाले, वो यहां पर अब चेंज हो चुके हैं। अब आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? आपने जब बोर्ड मास सॉल्व किया था, यहां पर जो यूज हुए हैं DMAS, मतलब सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, इसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और फिर क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। तो माइंड में सबसे पहली चीज आपके चलना चाहिए डिवीजन, है ना? सबसे पहले डिवीजन चलना चाहिए। तो अगर हम यहां पर फोकस करें तो 36 माइनस का सिंबल, सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस का 6 मत लिखना, क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना? हाँ, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। फिर जब हमने आगे और सॉल्व किया तो 36 माइनस का 3 प्लस का 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऑलराइट। और फिर जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस का रहेगा वो भी कितना? 6, और ये आंसर कितना दे देगा हमें? 42 इज द राइट आंसर। सो दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर डी पर्टिकुलर, ठीक है? स्पीड में कैसे करना है इन्हें हमें? जैसे ही हमें ये इक्वेशन मिलेगी हम पहले डिवीजन पे फोकस करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो। सो 42 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये हमारा इनइक्वालिटी से लिया गया है, राइट? इनइक्वालिटी से। और हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, और फिर हमारे पास दो कंक्लूजन दिए गए हैं, जिनमें हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा, ठीक है?
बात करें, पहली चीज तो इसको हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना। एच ग्रेटर पी लेस देन इक्वल ई, फिर लेस देन एल इक्वल आर लेस देन वी, और फिर यहां पर आप देख सकते हो कि एफ ग्रेटर इक्वल किसके है, वी के। तो यहां पर ये हो जाएगा एफ ग्रेटर इक्वल वी के। ये बन चुका है हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट को हमने यहां पर ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि एफ इज ग्रेटर ई, एफ इज ग्रेटर ई। यहां पर ये है रहा हमारा एफ और ये रहा हमारा ई। याद रखना जब कभी भी मतलब ये मैथ्स वाली इनइक्वालिटी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पर आपको 3 स्टेप में आंसर मिल सकता है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं। पहुंचने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एफ ग्रेटर ई बना है, मैं बोल रहा हूं ये सिंबल को हटा दो थोड़ी देर के लिए, है ना। जब भी आपने एक रेलवे क्रॉसिंग अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये चीज ओपन है और ये क्या है, क्लोज। तो जो हम ट्रेवल करेंगे, हम ट्रेवल हमेशा ओपन से क्लोज ही करते हैं। कैसे ट्रेवल करेंगे, ऑलवेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम ओपन टू क्लोज। इसका मतलब हम एफ से ई जा सकते हैं, बट हमें ई से एफ नहीं जाना, क्योंकि ई से जब हम एफ जाएंगे तो ये क्या है, क्लोज। और हम कैसे जा सकते हैं, ओपन जा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या देखनी है कि आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। ऑल राइट, तो ये रहा एफ, तो एफ से बी देखो जरा ओपन है, वी से आर ओपन है, आर से एल ओपन है, एल से ई ओपन है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, मतलब हम एफ से ई जा पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, जो भी सिंबल कंक्लूजन में है, जो भी सिंबल कंक्लूजन में है वही सिंबल हमारा स्टेटमेंट में भी होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट में कहां पर, हमारा एफ और ई के बीच में। तो एफ और ई के बीच में ये वाला सिंबल देखो, बट एफ ग्रेटर ई वाला चाहिए, तो एफ ग्रेटर ई ये मिल गया, हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट भी हमें सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो भी सिंबल यहां पर था, इससे हायर रैंक का गेट नहीं चाहिए, हायर रैंक का गेट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हायर रैंक का गेट का मतलब क्या, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो हम इन्हें 3 रैंक में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड। आप देख सकते हो ये तो खुद अपने आप में फर्स्ट है, इससे ऊपर की कोई रैंक नहीं होती है, राइट। हाँ, इससे नीचे की रैंक के गेट आएंगे तो वहां पर आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ अगर इससे जो भी यहां पर अवेलेबल होता है उससे हायर रैंक का गेट आ गया तो वो आंसर को रॉन्ग कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि यही खुद हायर अथॉरिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन का, कि एच इज ग्रेटर आर। तो एच कहां पर है, ये रहा एच और ये रहा आर, मतलब हमें एच से आर की तरफ जाना है। कैसे जाना है हमें, एच से आर की तरफ। तो एच से पी जाएंगे, देखो जरा ओपन है, पी से ई, बट यहां पर ये क्या मिल गया, क्लोज। मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जैसे हमने एच और आर को देखा और दोनों में अगर ये क्रॉसिंग वाले सिंबल मिल जाए, दोनों एरो वाले मिल जाते हैं ना, तो वो कंक्लूजन रॉन्ग ही होता है। इंडिविजुअली अगर काउंट करें तो इंडिविजुअली ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट यहां पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। So option number A, if only conclusion first is true, so that is the answer in question number 10. ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और 11 के बारे में जब हम देखें तो यहाँ पर डेटा अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, सो देयर आर 4 फ्रेंड्स, दैट इज ए बी सी डी। कितने फ्रेंड है यहाँ पर, ए बी सी डी है। सो हमने बनाया यहाँ पर 4 फ्रेंड्स, ए बी सी और डी, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ देम इज अ क्रिकेटर एंड स्टडीज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहां पर उन्होंने बोला है एक जो फ्रेंड है ये क्रिकेटर है और ये स्टडी क्या करता है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायो।
ये दो सब्जेक्ट को ये स्टडी करेगा। ऑल राइट। ए एंड बी प्ले फुटबॉल। ए और बी क्या प्ले करेंगे? फुटबॉल को प्ले करेंगे। ठीक है। ए एंड बी प्ले फुटबॉल। बोथ फुटबॉल प्लेयर्स स्टडी मैथ्स। ये जो दोनों फुटबॉल प्लेयर हैं, ये क्या स्टडी करेंगे? ये मैथ्स सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। यहां पर इनका सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि डी इज अ बॉक्सर। जो डी है ये क्या हो जाएगा? बॉक्सर हो जाएगा। डी इज अ बॉक्सर। वन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडी फिजिक्स। तो एक जो फुटबॉल प्लेयर है, ये किस सब्जेक्ट को स्टडी करेगा? तो ये स्टडी कर रहा है फिजिक्स को। मैं वो पॉइंट को हम यहां पर अलग से लिख रहे हैं जो डायरेक्टली मैन डायग्राम में पुट नहीं हो पा रहा है, बाद में इनको हम एड ऑन कर देंगे। राइट। सो वन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडी फिजिक्स। द बॉक्सर स्टडीज मैथ्स एंड अकाउंट। तो ये जो बॉक्सर है, ये भी क्या स्टडी करेगा? मैथ्स भी करेगा और इसके साथ साथ ये अकाउंट भी स्टडी कर रहा है ना। जो बॉक्सर है ये मैथ्स भी स्टडी करेगा और अकाउंट भी स्टडी करेगा। ऑल द फ्रेंड्स स्टडी टू सब्जेक्ट्स। तो जितनी भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला है कि हर एक फ्रेंड टू सब्जेक्ट को स्टडी करता है एंड प्ले वन गेम। हर एक फ्रेंड जो है, जैसे कि फोर फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, हर एक फ्रेंड कितनी गेम को प्ले करेगा? एक गेम को प्ले करेगा और टू सब्जेक्ट के बारे में वो स्टडी करने वाला है। आप देख सकते हो कि ए का गेम फिक्स हो गया, बी का हो गया और डी का बॉक्सर है। और हमारे पास एक पॉइंट और था कि एक जो भी फ्रेंड्स में से एक ऐसा है जो क्रिकेट को प्ले करेगा। इट मीन सी जो हो जाएगा ये क्रिकेटर हो जाएगा। ठीक है। हाँ। और ये क्रिकेटर क्या स्टडी कर रहा है? केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहां पर ये हो जाएगा केमिस्ट्री और इसके साथ साथ ये बायो को भी स्टडी कर रहा है। ये पॉइंट हमने यूज कर लिया है। अब हमें एक और चीज पता है कि एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जो किस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है? फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहा है। तो यहां पर हम फिजिक्स को यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी लिख सकते हैं, है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एक जो है वो क्या करेगा? फिजिक्स को स्टडी कर रहा है। चलिए, अब हमसे पूछा क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पर्टिकुलर एक चार्ट यहाँ पर बना दिया है। क्या पूछा है कि हाउ मैनी गेम्स आर प्लेड। कितने गेम्स प्ले हो रहे हैं बताओ जरा मुझे। 3 गेम्स प्ले हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 गेम्स आ जाएंगे। 3 गेम्स आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 गेम्स तो है ही नहीं, 3 गेम्स हो सकते हैं। हाउ मेनी गेम्स एंड सब्जेक्ट स्टडी बाय द फ्रेंड ए बी सी डी। और कितने सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है? हम देखें तो यहाँ पर मैथ हमारा हो चुका है ना। मैथ्स हो चुका है 1, केमिस्ट्री 2, बायोलॉजी 3, अकाउंट 4 और फिजिक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। कितने गेम है? 3 गेम्स हो जाएंगे और 5 सब्जेक्ट को यहां पर स्टडी किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट। ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। और जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले चीज हमें जेंडर के बारे में यहाँ पर क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर हम जेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के जेंडर देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। और मेल के लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे और फीमेल के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। और हमें ये किस मेथड से सॉल्व करना है? तो हमें फैमिली ट्री बना के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर हम रीड करें, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि Q इज द ब्रदर ऑफ R। तो यहां पर कौन आ जाएगा? Q। और जो ब्रदर है किसका? R का। और ब्रदर है, इट मींस ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। द सेकेंड पॉइंट कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। P क्या है? सिस्टर है किसकी? क्यू की। तो ये इसके जस्ट बाजू में ही आएगी। और सिस्टर है तो फीमेल, और फीमेल के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। द थर्ड पॉइंट, टी इज द सिस्टर ऑफ एस। क्या हमें यहां पर टी अवेलेबल है? नहीं ना, एस अवेलेबल है। इट मींस हमें अलग सेपरेट बनाना होगा कि टी इज द सिस्टर ऑफ एस। नाउ पॉइंट नंबर 4, एस इज द डॉटर ऑफ आर। मतलब जो एस है ये डॉटर है किसकी? आर की।
तो आर के नीचे कौन आ जाएगा, एस, और डॉटर है तो सर्कल। और ये पॉइंट अब हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कि टी इज द सिस्टर ऑफ आर, तो सॉरी एस, सो टी सिस्टर है किसकी, एस की हो जाएगी। मतलब ये दोनों यू नो फीमेल वन है और ये आर की डॉटर है। आर का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। बाकी ये हमारा कंप्लीट फैमिली ट्री हो जाएगा जो भी गिवन पॉइंट दिए हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर द नीस ऑफ क्यू। तो क्यू की नीस कौन होंगी, राइट? सो क्यू की नीस होंगी डेफिनेटली एस और टी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और जो 13 है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से तो है, बट कॉमन मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है कैसे? जैसे कि यहां पर बोला गया है एल बी पी, ये वन, राइट, 1 2 3, ये 3 कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं और इनकी मीनिंग क्या है, रोजेस आर ब्लू, राइट। ये 3 वर्ड के कोड जो है वो 3 यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे जैसे कि अगर हम देखें इसके जो कोडेड होंगे वो क्या होंगे, रोजेस। सेकेंड लाइन में क्या है, सिक एंड ही। और इसकी मीनिंग क्या है, रेड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स। इसके बाद फिर क्या पूछा गया है, पी मेट ही। और इनकी जो कोडिंग दी गई है, फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। राइट, चलिए। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस के हर एक वर्ड का कोड फाइंड नहीं करना। आपको क्या करना है, जो पूछा गया है केवल उस पर ध्यान देना है। जैसे कि क्या पूछा है हमसे, देन विच वर्ड स्टैंड फॉर रेड। सो रेड के लिए कोड क्या हो जाएगा, चलिए। तो हमारा जो टारगेट होगा वो ओनली रेड होगा और इसके इसका कोड हम फाइंड करेंगे, टिक करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। हमें पूरा का पूरा यहाँ पर हर एक वर्ड हर एक कोड का आंसर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने जब देखा कि सर रेड तो यहाँ पर है, क्या रेड यहाँ पर है, नहीं है, क्या रेड यहाँ पर है, नहीं है, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि जो रेड है इसका जो कोड होगा या तो वो ये होगा या तो वो ये होगा, है ना। बट अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसका कोड दोनों में से क्या है, हमें कंपैरिजन करना होगा। जैसे हमने देखा सेकंड और थर्ड में क्या है अवेलेबल, फ्लावर्स दोनों में अवेलेबल है। और जब इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, इट मींस इन दोनों में एक कोड भी क्या होगा, कॉमन। और वो कॉमन क्या दिख रहा है, ही डबल ई एस डबल ई कॉमन दिख रहा है। तो क्या बचा यहाँ पर, सिक यहाँ पर रिमेनिंग बचा। इसका मीनिंग रेड का मतलब जो कोड होगा ऑप्शन नंबर बी एस आई के यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। जैसे कि संध्या वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। सबसे पहली चीज डायरेक्शन डिस्टेंस में सॉल्व करने के पहले हमें क्या बनाना आना चाहिए, डायरेक्शन पोल जो होती है वो बनानी आनी चाहिए। इट मींस ये जो है वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दैट कि वो पर्टिकुलर पर्सन कहां पर खड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से वो यहां पर खड़ा हुआ है, राइट। इसके बाद वो क्या है, मतलब वो जो है वो संध्या है, वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। यहां से ये 10 मीटर कहाँ आ जाएंगे, साउथ में आ जाएगा, है ना। और ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। टर्निंग टू द लेफ्ट, तो यहां पर जब वो साउथ में जाएंगे, अपवर्ड जाते हैं तो ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट। बट डाउनवर्ड जाएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। और वो लेफ्ट टर्न करने के बाद 20 मीटर ट्रेवल करना है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न और 20 मीटर यहां पर ट्रेवल हो जाएगा। देन टर्न टू राइट, फिर इसके बाद क्या होगा, टर्न राइट करेंगे आफ्टर मूविंग डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो राइट यहां पर हो जाएगा और ये 20 मीटर अगेन वो ट्रेवल करना है। सी टर्न्स टू द राइट, अगेन यहां पर वो राइट टर्न करेंगे। आप देख सकते हो कि जब वो यहां पर जाएगा डाउनवर्ड और राइट में राइट जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। और अगेन इसको कितना ट्रेवल करना है, 20 मीटर ट्रेवल करना है। इट मींस
वो डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगी, राइट। एंड फाइनली सी टर्न्स टू राइट एंड मूव 10 मीटर, और अगेन वो यहां पर राइट टर्न करेगी। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, और 10 मीटर ट्रेवल करना है, इट मीन्स वो यहां तक ही आएगी। वाई? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये जस्ट इसके क्या है, पैरेलल है। और अगर ये 20 मीटर है इट मीन्स ये भी क्या है, 20 मीटर। बट यहां पर उसको राइट टर्न करने के बाद कितना मूव करना है, 10 मीटर मूव करना है, मतलब वो यहां पर आ चुकी है। अब आपसे पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन सी, इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग, मतलब वो किस डायरेक्शन में अभी जा रही है। हमने किस कंपॉक्स को यहां पर यूज किया था, ये वाले, मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। साउथ में जाना स्टार्ट किया, राइट लेफ्ट जो भी है, और अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो हमारा वेन डायग्राम से पूछा गया है, राइट। वेन डायग्राम में क्या होगा, यहां पर हमें 3 वर्ड्स यहां पर पूछे गए हैं। सो दैट इज टॉल मैन। पहला क्या है, टॉल मैन। दूसरा ब्लैक हेयर्ड पीपल, और फिर तीसरा क्या है, इंडियन। और इन तीनों के बीच में यहां पर हमें रिलेशंस को फाइंड, रिलेशंस को बताना तो है, बट डायग्राम की हेल्प से बतानी है, राइट। हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज, दो किसी भी वर्ड को आप पिक करोगे, किसी भी 2 वर्ड्स को यहां पर पिक करोगे, और उनके रियल रियल रिलेशन को यहां पर आपको फाइंड करना है कि उन दोनों वर्ड्स के बीच में एक्चुअल में रियलिटी में क्या रिलेशन है। तो किसी भी 2 वर्ड को हम ले सकते हैं। तो टॉल मैन अगर हमने ले लिया, लेट्स से दैट कि ये जो पर्टिकुलर सर्कल है ये टॉल मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर ब्लैक हेयर पीपल, ऐसे पर्सन जिनकी ब्लैक हेयर होते हैं, तो ये पूरे के पूरे ब्लैक हेयर पर्सन टॉल मैन नहीं होते क्या, मतलब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। क्या सभी के सभी ब्लैक हेयर पर्सन जो होते हैं वो टॉल ही होते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन निकलेगा। तो ये क्या हो गया, लेट्स से दैट ब्लैक हेयर्ड पर्सन हो जाएंगे। इसके बाद अब ये जो थर्ड वर्ड आया ये दोनों में कनेक्ट करना होगा, मतलब पहले तो सेपरेट सेपरेट दिखेंगे हम और फिर कंबाइन करके इनको देखेंगे। इंडियंस की बात करें तो इंडियंस टॉल भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, मतलब सम का रिलेशन है। इंडियन में ब्लैक हेयर भी होते हैं और ब्लैक हेयर के अलावा भी होते हैं, फिर भी सम का रिलेशन है, मतलब ऑल और नो का रिलेशन बन नहीं रहा है। सो कंप्लीटली ये हो जाएगा इंडियंस का सर्कल, है ना। हमने नेम तो दे दिया बट यहाँ पर नेम दिया नहीं जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ये तीनों के बीच में एक्चुअल में जो रिलेशन निकलेगा वो कुछ इस तरीके से ही निकलेगा तीनों का। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि चंद्रिका इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ जया। चंद्रिका जया से 8 रैंक्स क्या है, अबव है। हु, और ये जो हु है ये हमेशा इमीडिएट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहां पर जो हु के बारे में बात हो रही है वो जया के बारे में ही हो रही है, मतलब जया रैंक 26 इन अ क्लास ऑफ 42, सो दैट इज 42। ठीक है, हाँ, कितना हो जाएगा, 42 क्लास में ये 26 पोजीशन पर है। और यहां पर अब बताया नहीं है कि टॉप से है या लास्ट से है, स्टार्ट से है या बॉटम से। सो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर फ्रॉम दी टॉप या स्टार्ट आप बोल सकते हो। सो मैंने बोला सपोज ये हमारा टॉप है और ये हमारा क्या है, एंड है। और टोटल कितनी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 42 है ना, ये 42 है। व्हाट इज द चंद्रिकाज रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से चंद्रिका की रैंक क्या है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले तो हम जया की रैंक फाइंड करें। जया जो है ये स्टार्टिंग से यहां पर जया है और ये क्या है, 26 रैंक है ना। जया कहां से है, 26 रैंक यहां से है, टॉप से। और फिर आगे एक पॉइंट और बोला है उन्होंने कि जो चंद्रिका है, चंद्रिका इज 8 रैंक अहेड ऑफ जया। तो जया से
एट रैंक कौन आ जाएगी? चंद्रिका, मतलब ये एट्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी चंद्रिका। सिचुएशन समझ में आ गई? चंद्रिका इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ जया, while जया इज 26 इन द क्लास ऑफ 42। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो चंद्रिका है ये लास्ट से इसकी रैंक क्या है ना? तो अगर हमने समझना, अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि जो जया है लास्ट से जया की रैंक क्या है, और वहां पर अगर हमने फिर 8 को ऐड कर दिया तो हमें चंद्रिका की लास्ट से यहां पर पोजीशन मिल जाएगी। तो क्यों ना जया की रैंक फाइंड करें हम, है ना? टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 42, और टॉप से ये कितना है? 26 है। तो यहां पर इसको जया को अगर हम छोड़ दें तो यहां पर रिमेनिंग कितने बचे? 16 ही तो बचे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 42, और यहां से जब हम काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 26 कौन हो गया? जया हो गया, है ना? 26 जया है, और टोटल कितने हैं? 42। तो 42 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 16 नहीं आएगा? बिल्कुल। तो ये जो रिमेनिंग पर्सन है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे 16 नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर बचे हुए हैं। तो अगर मैं लास्ट से काउंट करने जाए और जया को ही देखें तो 16 तो ये हो गए, तो ये क्या हो जाएगी? जया। यहां से अगर हम जाएंगे तो जया क्या है? 17th है फ्रॉम दी लास्ट। जया 17th फ्रॉम द लास्ट हो जाएगी, और चंद्रिका जया से 8th पोजीशन पर है। इसका मतलब हमें 17th प्लस 8 करना है और 25th हो जाएगी। इसका मतलब जो चंद्रिका होगी वो लास्ट से 25th हो जाएगी, लास्ट से 25th हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कैलेंडर टॉपिक से लिया गया है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वॉज बोर्न ऑन 6 मार्च 2014। तो जो एक्स है ये 6 मार्च 2014 को इसका जन्म हुआ था। अब आगे का पॉइंट क्या था कि द सेम ईयर इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। सो इसी ईयर, सेम ईयर की बात करेंगे, और इंडिपेंडेंस डे जैसा कि हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त। तो और सेम ईयर की बात है तो 2014 ही रहेगा। और यहां पर उन्होंने डे फिक्स कर दिया कि ये जो डे था ये कब था? फ्राइडे को था। और फिर हमें बताना है ऑन विच डे एक्स वॉज बॉर्न, कि एक्स कब बॉर्न हुआ था, राइट? सो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज काउंट करने होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर आज फर्स्ट डेट है और अगर यहाँ पर संडे है, और अगर मैंने यहाँ पर 7 डेज ऐड कर दिया या 14 डेज ऐड कर दिए, मतलब 7 के मल्टीपल्स अगर हम ऐड करेंगे तो डे कभी चेंज नहीं होता। तो डे चेंज होता कब है? जब हम ऐड करेंगे 1 से लेके 6 नंबर ऑफ डेज को, राइट? तो हमें क्या काउंट करना होगा? नंबर ऑफ डेज काउंट करना होगा। मार्च का जो मंथ होता है वो कितने डेज का होता है? 31st, राइट? 31st में से 6 निकल चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा? 25। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा, मई आ जाएगा, जून आएगा, और फिर जुलाई और अगस्त यहां पर अवेलेबल है। सो अप्रैल के डेज कितने होंगे? 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, और यहां पर अगस्त के कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अब हमें इन सभी को ऐड करना है, तो 5 + 1 6 + 1 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 का कितना? 2 1 कैरी, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, और +1 कितना हो जाएगा? 16। ये 162 है। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हटाने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना वही डेज यहां पर हमें माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कहां जा रहे हैं? प्रीवियस में जा रहे हैं, राइट? अगर यहां से यहां जाना होता तो डेज को हम ऐड करते। तो अगर हमने यहां पर जाके क्या चेक करना है? रिमाइंडर। 7 2 जा 14, 2 बचा 22 हुआ, 7 3 जा 21। यहां पर रिमाइंडर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इट मींस यहां पर हमें क्या करना है? अब फ्राइडे से -1 करना है, और फ्राइडे से -1 करोगे सो आपको क्या मिलेगा? थर्सडे मिलेगा, राइट? फ्राइडे से -1 करना था हमें, तो क्या मिलेगा हमें? थर्सडे मिलेगा। सो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहां पर बोला गया है कि इन दिस क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे पास एक वर्ड यहां पर गिवन है, दैट इज क्रिएटिव, राइट। क्या वर्ड है हमारे पास? CREATIVE, ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर क्या है? गिवन है। और हमें ऐसे पेयर्स के बारे में बताना है जो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब जितना गैप इंग्लिश अल्फाबेट्स में होता है उन पर्टिकुलर लेटर्स में, वही गैप यहाँ पर होना चाहिए। आपको कैसे काउंट करना है याद रखना, जैसे कि सी होता है, राइट। अगर हम सी की बात करें, सी कितना है? 3। तो 3 के बाद यहाँ पर 4, एक्चुअल नंबर भी आपको याद होना चाहिए, राइट। 4, ई का कितना होता है? 5। तो सी डी ई, तो एक पेयर हमें मिल गया सी और ई का, क्योंकि सी और ई का जो भी पोजीशन और इनके बीच में जो नंबर ऑफ लेटर हैं अल्फाबेट्स में जितने होते हैं उतने ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर 6, मतलब एफ नहीं होगा, ई एफ जी एच आई जे नहीं होगा, आर, आर के बाद क्या आता है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई भी यहाँ पर पेयर पैरेलल मतलब कॉमन नहीं मिल रहा है। ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं है अवेलेबल। ए के बाद बी सी डी ई, एज यू कैन सी कि सेकंड पेयर हमारा ए और ई का हो जाएगा, राइट। क्योंकि ए और ई में जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं ए बी सी डी ई। अब आप देख सकते हो कि ए और ई के बीच में 3 नंबर ऑफ लेटर हैं, और यहां पर भी ए और ई के बीच में 1 2 3 नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल है। मतलब ए और ई का एक पेयर ये भी हो जाएगा, वैसे ही सी और ई का हो गया था, राइट। अब अगर हम बात करें टी, टी से सब क्या है? टी यू वी, ये भी एक पेयर हो जाएगा टी और वी का, राइट। क्योंकि 20 21 22 ये भी एक पेयर कहलाएगा। फिर आई के बाद कोई भी यहाँ पर बड़ा वाला आसपास के नंबर ऑफ लेटर अवेलेबल नहीं है। तो राइट से काउंट करें, ये पूरे काउंट कर लिए। फिर हमें लेफ्ट से काउंट करना है अब हमें, तो ये कितना है? ई एफ जी एच आई जे के नहीं होगा। वी के बाद आप देख सकते हो वी से बड़े यहाँ पर लेटर है ही नहीं, तो वी का काउंट नहीं करेंगे। आई के बाद जे के एल एम एन, कोई भी यहाँ पर मैच नहीं हुआ। टी के बाद सभी छोटे हैं। ए के बाद बी सी डी, कोई भी मैच नहीं हुआ। ई एफ नहीं है, आर एफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर कितने हैं? 3 नंबर ऑफ पेयर हैं, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड में अवेलेबल हैं। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, राइट। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। और 19 जो है वो पर्टिकुलर एक सीरीज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है। और क्या बोला गया है कि हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर। हमें क्या फाइंड करना है, किस पे फोकस करना है? जस्ट हमें इंफॉर्मेशन केयरफुली रीड करना है और आंसर डेफिनेटली हमारा आ जाएगा, राइट। सो कितने ऐसे डिजिट हैं जो इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज immediately preceded as well as followed by a letter। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? ऐसे नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है जिनके बाद में भी लेटर आने चाहिए और जिनके तुरंत पहले भी लेटर आने चाहिए। वो पर्टिकुलर डिजिट यहां पर क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। बात करें, ये एक लेटर है, इसके पहले कुछ नहीं है, ये भी एक लेटर है, लेटर काउंट ही नहीं करना, हमें काउंट करना है सच डिजिट काउंट करनी है, राइट। तो डिजिट की बात करें तो 7 एक हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखें तो 7 के पहले बी है और 7 के बाद क्या है? सी हो जाएगा। ओके, फिर आगे जब हम जाएंगे मूव करेंगे तो 9 भी एक ऐसा डिजिट है जिसके इमीडिएटली पहले क्या है? लेटर है, और इसके इमीडिएटली बाद यहां पर क्या है? लेटर है। तो D9Z, यहां पर D9Z जो होगा वो हमारा सेकेंड डिजिट हो जाएगा। आगे जब हमने आगे काउंट किया तो हमें फिर क्या डिजिट मिला? ये, बट इसके पहले तो लेटर है बट इसके बाद में सिंबल है। हमें क्या रिक्वायर्ड है? सर हमें तो लेटर चाहिए था, इसका मतलब ये वाला डिजिट काउंट नहीं होगा। क्या ये वाला डिजिट काउंट होगा? तो इसके बाद में लेटर तो है बट इसके पहले सिंबल है, राइट। और आगे जब हमने देखा तो हमारे पास फिर लेटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। तो नंबर ऑफ कितने यहाँ पर डिजिट हम बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ओनली 2 ही डिजिट हैं जिनके जस्ट पहले लेटर हैं और जस्ट बाद में भी लेटर थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बस वर्ड्स दिए हुए हैं और एक पर्टिकुलर लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। हमें क्या करना है इन दिस क्वेश्चन? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द अमंग्स द ऑप्शंस, राइट। सो हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 5 नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर गिवन है और एक इनका लॉजिकल एक मीनिंगफुल सीक्वेंस यहाँ पर हमें सेट करना है, राइट। अगर हम बात करें तो वर्ड कौन कौन से हैं हमारे पास? प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन। सो नाउ वी कैन से दैट कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सी, अराइवल होता है। अराइवल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा सी के बाद ई। दिस इज द फर्स्ट अराइवल। अराइवल के बाद क्या होगा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद थर्ड आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? प्रेजेंटेशन। और फिर प्रेजेंटेशन के बाद फिर क्या आना चाहिए? डिस्कशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी पॉइंट डी, ये 4 हो जाएगा। और फिर एंड में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, सो एंड में हो जाएगा हमारा बी। सो दिस इज द प्रॉपर एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। द गिवन वर्ड, जो भी गिवन वर्ड्स हैं इनका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोई भी एक चीज आती है तो अराइवल होता है उस पर्टिकुलर चीज का, फिर उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका प्रेजेंटेशन है ना, कि पर्टिकुलर उसके बारे में डिटेल्ड बताया जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा? डिस्कशन, मतलब जो भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर इट इज, तो डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद फिर किया जाता है रिकमेंडेशन। सो दैट्स व्हाई CEADB इज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो CEADB कहां पर अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये हमारा इनइक्वालिटी से है, राइट। कि प्रॉपर हमें एक कंडीशंस को देखना है कि कौन सा हाँ, डेटा सफिशिएंसी से है और वो भी इसमें इनइक्वालिटी से भी मिला हुआ है। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का बना हुआ है। हमें ये बताना है कि प्रॉपर जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्या वो सफिशिएंट है, जो भी कंडीशन पूछी गई है। और कंडीशन पूछी क्या गई है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स हैं ए और बी, इज ए प्लस बी एंड ऑड नंबर, मतलब ए और बी को जब आप ऐड करोगे तो क्या ये एक ऑड नंबर है? बस हमें यही फाइंड करना है। और हमारे पास क्या गिवन है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू गिवन हुआ है। अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, यहां पर फोकस करना कि यहां पर ए दिया हुआ है और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहां पर ए की वैल्यू ए से ग्रेटर आएगी बट 11 से लेस आनी चाहिए और इंटीजर है, सो दैट्स व्हाई यहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? 8 से ऊपर 9 हो सकती है और 11 से नीचे 10 हो सकती है, राइट। अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, सो v की वैल्यू 7 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा? 8 हो सकती है बट 10 नहीं है, 10 से नीचे आ जाना चाहिए। इसका मीनिंग है b की वैल्यू 8 और 9 होगी। अब हमें कंडीशन क्या मिली हुई है कि a प्लस बी एन ऑड नंबर है। आप ए और बी को ऐड करो और क्या आप कह सकते हो दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से क्या ए प्लस बी ऑड नंबर है? तो आप देखो कि 10 प्लस 9 19 ऑड नंबर है, बट 10 प्लस 8 भी तो हो सकता है क्योंकि ए की वैल्यू 2 आ रही है, 9 या 10, बी की वैल्यू भी 2 आ रही है, 8 या 9, राइट। सो यहां पर पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते दोनों को मिलाने के बाद भी क्या ये ए प्लस बी एक ऑड नंबर है। इट मींस यहां पर आंसर क्या होना चाहिए कि इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है दोनों, इन दोनों को मिलाने के बाद भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि a प्लस बी एक ऑड नंबर है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो पर्टिकुलर हमारे यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि ए बी सी डी 4 सेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं।
डी इज लेबर कॉस्ट, ए इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। और फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि द टोटल वैल्यू इन रुपीज ऑफ ऑल सेक्टर इज 120 लाख। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो 100% है, ये 100% की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 120 लाख दे दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 लाख डिवाइड बाय 100, और जीरो से जीरो कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 लाख यहाँ पर 1% की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इफ द टोटल लेबर कॉस्ट का मतलब क्या, डी, और अगर हम डी की परसेंट की वैल्यू निकालें वो कितनी होगी, तो ये 49 और ये 11 है, और दोनों को ऐड आप करोगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 39.5 ऐड करना है, मतलब 99.5 हो गया। तो रिमेनिंग डी के लिए कितना बचा है हमारे पास, 0.5% बच रहा है, राइट। तो जो डी की लेबर कॉस्ट है उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज हो चुकी है 2.4 लाख पे। एक्चुअल क्या है ये हम निकाल देंगे, बट वो इंक्रीज कितनी हो चुकी है, 2.4 लाख। अब हमें बताना क्या है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज डज इट रिप्रेजेंट, मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज पर, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए, सो पहले तो हम 0.5% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू 6.5, तो 0.5% कैसे होगा, मतलब जस्ट इसका हाफ है कि नहीं है, तो यहां पर जो भी वैल्यू है इसका हाफ करो, और हाफ का मीनिंग क्या होगा, 1/2, और यहां पर क्या चल रहा है, लैक्स में चल रहा है, तो 2 3 6, इट मींस 3/5 लाख हो गया। और लाख को भी हमें क्या करना है, थाउजेंड में कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। तो 3 4 5, 1 लाख की वैल्यू कितनी होती है, 50। अब कैंसिल आउट करो तो 5 2 10, और 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डी था 0.5%, जिसकी जो भी सेक्टर यहाँ पर ये कवर कर रहा है, इसका एक्चुअल में अमाउंट कितना है, 60,000 रुपीज आ गया। ये डी का आ चुका है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये इंक्रीज हो रहा है कितना, 2.4 लाख पर। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें कि 2.4 लाख माइनस का 60,000, तो कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा, 1 लाख, 1.4, 60,000, 40,000 यहां पर ये हो गया, 40,000 ये हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो गया, 80,000, और फिर 1,80,000। तो टोटल इंक्रीमेंट हमारा कितना हो रहा है, अगर हम इन दोनों को निकालें कि 2.4 लाख माइनस का 60,000 रुपीज, तो डिफरेंस कितना निकल के आया, 1,80,000। तो ये 1,80,000 यहां पर इनका डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस मतलब एक्चुअल 60,000 से 2.4 पर ये गया है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ इसका, 1,80,000। बट किस बेसिक अमाउंट पर इसका इंक्रीमेंट हुआ है, 60,000 बेसिक अमाउंट पर हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअल में बेसिक अमाउंट डी का कितना था, 60,000। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100%। 1 2 3, 1 2 3, ये 4 से ये भी 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 6 3 कितना होता है, 18। ये एक्चुअल में कितना निकल के आएगा, 300% यहां पर एक्चुअल में इसका इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंट की बेसिस पे बात करें। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा सिलॉक से लिया गया है, राइट। हमें क्या है, गिवन होगा स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्टेटमेंट गिवन है, 1 एंड 2। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 कंक्लूजन के आंसर देने हैं कि क्या ये 2 कंक्लूजन जो दिए हुए स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना होगा। नो वुमन कैन वोट, यहाँ पर ये वुमन को रिप्रेजेंट करेगा और ये वोट को रिप्रेजेंट करेगा। और नो वुमन कैन वोट, इट मींस वुमन और वोट का जो सर्कल होगा वो दोनों कनेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सम वुमन आर पॉलिटिशियन, तो यहां पर सम वुमन क्या हो जाएंगी, पॉलिटिशियन हो जाएंगी, मतलब वुमन और पॉलिटिशियन में सम का पार्ट कनेक्ट होगा, राइट, सम का पार्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें कंक्लूजन में आंसर करना है कि फर्स्ट कंक्लूजन की बात करें कि मेल पॉलिटिशियन कैन वोट,
अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो भी टर्म यूज हो रहे हैं, वुमन है, पॉलिटिशियन है और वोट है, क्या यहां कहीं पर भी मेल पॉलिटिशियन है क्या? मतलब ये जो कंक्लूजन पूछा गया है ये वैलिड ही नहीं है। वाई? क्योंकि ये ऐसा वर्ड यहां पर यूज ही नहीं हुआ। इट मींस वी कैन नॉट से कि मेल पॉलिटिशियंस कैन वोट। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फॉलो नहीं करेगा। अगर हम पॉइंट सेकंड की बात करें कि सम पॉलिटिशियंस कैन वोट, सम पॉलिटिशियन कैन वोट, तो ये भी एक डेफिनेट है। ये जो कैन है यहां पर, ये भी एक डेफिनेट कंक्लूजन की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि सम पॉलिटिशियन कैन वोट इज अ वैलिड कंक्लूजन, राइट? एक वैलिड कंक्लूजन है या नहीं है, जस्ट वी हैव टू डिसाइड करना है हमें, राइट? तो सम पॉलिटिशियन और वोट, अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कोई ऐसा कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मतलब पॉलिटिशियन और वोट के बीच में कोई भी एक डेफिनेट रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? रॉन्ग हो चुके हैं। और अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब दोनों रॉन्ग है, नाइदर वाला। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट nor conclusion second follows is the right answer. Now we have to discuss question number 24. और क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है कि इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन विच इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, नंबर 1 and 2। यहां पर टू कंक्लूजन्स मिलेंगे और एक स्टेटमेंट मिलेगा। सो यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इज द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, देन कंसीडर द कंक्लूजन एंड डिसाइड वेदर विच ऑफ देम इज लॉजिकली फॉलो, राइट? तो सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या माने? ट्रू, क्योंकि यहां पर गिवन है इंस्ट्रक्शन, राइट, कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इसे हमें क्या मानना है? एज अ ट्रू स्टेटमेंट लेके चलेंगे। अगर हम बात करें कंक्लूजन फर्स्ट की, तो रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अगर सक्सेस के लिए बात करें तो क्या जरूरी है? रिस्क जरूरी है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, है ना? जो हमारी अगर हम बात करें कि फॉर्च्यून किसको फेवर करेगा, तो वो ब्रेवरी की बात करें, है ना, साहस की बात करें, वहां पर वो फेवर करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस कंक्लूजन फॉलो द स्टेटमेंट, राइट? आगे अगर हम बात करें नाउ, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? कंक्लूजन्स को बताना है कि ये हमारा फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अगर हम सेकंड की बात करें कि कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, तो कॉवर्डनेस की बात करें या कॉवर्डली की बात करें, तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा है स्टेटमेंट में, हाँ या ना? पहली चीज क्या होती है, अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, सो कोई भी, चाहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट अजम्पशन हो, पहली चीज जो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कोई भी, चाहे वो कंक्लूजन हो, अजम्पशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए स्टेटमेंट में। बट सेकंड पॉइंट कॉवर्डनेस की बात करें तो ये एक अलग टॉपिक चला गया है, राइट? मतलब जो भी यहाँ पर फॉर्च्यून्स की बात हो रही है, ब्रेवरी की बात हो रही है, वहां से ना हट के कॉवर्ड डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, इट मींस ये कनेक्ट ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है। बट अगर हम फर्स्ट की बात करें तो रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, और यहां पर भी फॉर्च्यून्स फेवर्स द ब्रेव, दोनों कनेक्टेड थे। दैट्स व्हाई फर्स्ट वाला फॉलो करेगा और सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारा असर्शन एंड रीजन से लिया गया है। तो यहां पर एक हमारे पास पॉइंट आया है, दैट इज असर्शन कि एन इलेक्ट्रिक वॉल्व मेक्स अ बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन। क्या ये ट्रू है? सबसे पहले तो ये जाओ, क्या ये ट्रू है या नहीं है? तो असर्शन की बात करें तो ये पर्टिकुलर हमारा ट्रू है। ये हमें एक्चुअल में रियलिटी को देखना पड़ेगा। जो भी रियलिटी होती है पर्टिकुलर हमारी लाइफ में, ये वही पॉइंट होते हैं, है ना? क्या ये रियल है? क्या ये रियल है? जो भी स्टेटमेंट बोला गया है, क्या ये रियल है? डेफिनेटली। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जब टूटता है तो यहां पर क्या मेक्स अ बैंग व्हेन इट इज ब्रोकन? डेफिनेटली ये होता है। नहीं है तो यू कैन ट्राई, बट हाँ, ऑन योर रिस्क। अगर हम रीजन की बात करें, मतलब ये जो है, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके पीछे का ये रीजन है। अब ये रीजन ट्रू है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, नाउ वी हैव टू चेक।
कि द एयर इनसाइड द बल्ब रसेस आउट इमीडिएटली ऑन ब्रेकिंग। डेफिनेटली ये ट्रू नहीं है। तो ये जो रीजन है ये ट्रू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो जो बल्ब होता है उसके अंदर वैक्यूम जनरेट होता है, राइट। अगर हम बात करें तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया है ना। तो अगर इसका रीजन आपको पता होगा डेफिनेटली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बट हाँ फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को जस्ट प्रैक्टिस से यू कैन बूस्ट अप, ठीक है। तो यहां पर जो रीजन दिया गया है वो रीजन क्या है, फॉल्स है। बाकी हाँ ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था डेफिनेटली ट्रू था। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हमें देखना होगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पर परफेक्ट मैच करेगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 की बात करें तो ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बट हल्का सा यहां पर अरेंजमेंट थोड़ा सा दूसरा है। क्या है क्वेश्चन कि इन अ फैमिली ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर। मतलब ये जो डॉटर है, डॉटर के लिए हम सर्कल बनाएंगे और जो भी मेल होगा मेल के लिए ट्राइंगल, फीमेल के लिए सर्कल बनाएंगे। तो ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज सी हैज सिस्टर। मतलब जो भी डॉटर होगी एक फैमिली में, जो भी डॉटर है, एक कोई भी डॉटर की बात करें, कितने नंबर ऑफ डॉटर है अभी हमें नहीं पता, बट जब हम इनको काउंट करने जाएंगे लेट्स सी दैट कि यहाँ पर दो डॉटर हैं, है ना, यहाँ पर दो डॉटर हैं। अब इस डॉटर की बात करें तो इस पर्टिकुलर डॉटर की क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज सी हैज सिस्टर। मतलब उस पर्टिकुलर डॉटर की नंबर ऑफ ब्रदर एंड नंबर ऑफ सिस्टर दोनों के दोनों सेम होना चाहिए, है ना। अगर मैं इस डॉटर की बात अगर हम करें तो इसकी एक और सिस्टर बना दे और एक ब्रदर बना दे, बिल्कुल मिनिमम वाली कंडीशन की बात करें तो इस डॉटर के अकॉर्डिंग आप देखो कि इस पर्टिकुलर डॉटर की सिस्टर कितनी है, एक, ब्रदर कितना है, एक। अगर इस डॉटर की देखें, हर एक डॉटर का देखना पड़ेगा। इस डॉटर की बात करें तो वन सिस्टर वन ब्रदर सेटिस्फाई कर रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे, ईच सन हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर। मतलब हर एक सन, है ना, ईच की बात करना होगा, हर एक सन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करना है, ईच सन हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर। तो एक ब्रदर अगर हम इसका बनाए तो इसका ब्रदर कितना है, वन, और यहां पर सिस्टर कितनी है, दो, सेटिस्फाई हो रहा है। इस ब्रदर की बात करें, इसका ब्रदर कितना है, वन, सिस्टर कितनी है, टू। बट अब जो प्रीवियस वाली कंडीशन थी क्या थी कि किसी भी सिस्टर की बात करें तो सिस्टर और ब्रदर दोनों क्या होना चाहिए, उसके लिए इक्वल होना चाहिए। और आगे क्या बोला है कि हाउ मैनी सन्स आर देयर इन द फैमिली। तो नंबर ऑफ सन हमें काउंट करना है। तो अगर हम ब्रदर की बात करें वो कंडीशन फॉलो हो गई थी, सिस्टर वाली ओवररूल्ड हो गई। तो हम अगर एक और सिस्टर बना दें, ठीक है, मतलब हमें सिस्टर अगर देखें तो यहां पर एक क्या, हर एक सिस्टर की ब्रदर और सिस्टर दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट अगर हम एक ब्रदर की नजरों से देखेंगे तो यहां पर ब्रदर जितने भी होंगे उनका डबल क्या होना चाहिए, सिस्टर होना नहीं चाहिए, डबल, जस्ट डबल, है ना। तो यहां पर अब अगर हम देखें तो सिस्टर की बात करें तो कितने ब्रदर हैं, कितनी सिस्टर हैं, दो, और कितने ब्रदर हैं, दो। हर एक सिस्टर की बात करो। बट अगर आपने ब्रदर के लिए देखा तो ब्रदर एक है और सिस्टर कितनी है, तीन। बट हमें क्या चाहिए, डबल। तो एक ब्रदर और बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से दैट अब अगर हम इस कंडीशन को चेक करें तो नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं, टू, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, थ्री, एक सिस्टर और बना दो। इस ब्रदर की बात करें, नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं, टू, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, फोर। किसी भी ब्रदर की बात करें, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी, नंबर ऑफ ब्रदर कितने, टू, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी, कितनी हो जाएंगी, फोर, मतलब डबल हो रहा है। अब हर एक सिस्टर पे काउंट करो, क्या होना चाहिए, ब्रदर और सिस्टर सेम। तो इस सिस्टर की बात करें, ये जो डॉटर है इसकी बात करें, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, थ्री, नंबर ऑफ ब्रदर कितनी है, थ्री। इसकी बात करें तो नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, थ्री, नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं, थ्री। इट मींस टोटल नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर मस्ट बी फोर प्लस थ्री, सेवन। तो फोर डॉटर होगी और थ्री क्या हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। हमें क्या आंसर करना है, हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली। तो यहां पर सन कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है ना। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर
27। और क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या बताना है कि विच सब्जेक्ट वाज टेकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ये जो हिस्ट्री है ये कंप्लीट सर्कल है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। साइंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैथ्स में भी हैं। तो यहाँ पर नंबर्स में ज्यादा किस में दिख रहे हैं, हिस्ट्री में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को ही काउंट करेंगे, एंड डेफिनेटली आप सभी को ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें टोटल करना है। तो 16 प्लस का 14 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20। ये यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये मैंने 20 भी लिख दिया। इसके बाद 80 और 18, 18 और 18 कितना होता है, 36। ये हो जाएगा, ये 18 18 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया। और फिर 13 टू जा 26 प्लस का 12 यहाँ पर अवेलेबल है। 13 टू जा 26 प्लस का 12। अब इन दोनों को ऐड करो तो 50 प्लस का 36 प्लस का 26 प्लस का 2। तो 6 और 6 12, और 2 कितना 14, 14 का 4 1 कैरी 6 3 9 2 11 और 1 12। तो 124 आ जाएगा। आप काउंट करके भी ऐड कर सकते हो। तो सभी को काउंट करोगे, नंबर सबसे ज्यादा हिस्ट्री में थे, दैट्स वाई यहाँ पर इंडिकेट हमें समझ में आ भी रहा था। बाकी कंपैरिजन जब आप करोगे ना, एक और हिंट अगर हम बात करें, आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी है, बट एक और हिंट से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये सर्कल क्या है, कॉमन है। ये सर्कल क्या है, दोनों में कॉमन। और फिर जो रिमेनिंग नंबर है वहां से कंपैरिजन करके भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हिस्ट्री जो होगी ज्योग्राफी से क्या है, ज्यादा अलग ही समझ में आया। जब हमने साइंस का देखा तो ये कॉमन हटा दो, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कंपैरिजन अलग ही है कि हिस्ट्री की जो स्टूडेंट है वो साइंस से ज्यादा है। और फिर जब हम मैथ की बात करेंगे, राइट, अगर फिर हमने ये वाला काउंट करें, क्यों, क्योंकि हमें हिस्ट्री से कहीं कंपैरिजन करनी है, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो मैथ से क्या है, ज्यादा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो डायरेक्शन डिस्टेंस से लिया गया है। और डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे पहली चीज आपको कंपॉक्स पता होना चाहिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ड्रॉ करें कि 7 विलेजेस ए बी सी डी ई एफ जी आर सिचुएटेड एज फॉलो। क्या है कि ई इज 2 किलोमीटर टू द बेस्ट ऑफ बी। जो ई है ये बी के वेस्ट में कहां पर है, 2 किलोमीटर है। अगर हम यहां पर इसको बनाएं बी, और बी का ये वेस्ट हो जाएगा, और यहां पर ये कौन है, ये हो जाएगा ई, और ये कितना है, 2 किलोमीटर है। एफ इज ए, एफ और ए से रिलेटेड पॉइंट है, अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। ई और ए से रिलेटेड पॉइंट है, इसे भी अभी हम नहीं बनाएंगे। हमें बस ई और बी से रिलेटेड पॉइंट को देखना है, राइट। ई और बी से रिलेटेड पॉइंट अगर हम देखें तो डी इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बी एंड ई। बी और ई के जस्ट मिडिल में कौन है, डी। इसका मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी। और ये भी 1 किलोमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ये वाला पॉइंट हमने बना दिया, राइट। अब डी से रिलेटेड पॉइंट कौन सा है हमारा, ये भी पॉइंट बन गया था कि डी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। जी के साउथ में 2 किलोमीटर जाओगे तो कौन आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। मतलब यहां पर कौन है, जी आ जाएगा। और ये कितना है, 2 किलोमीटर है। जी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी। तो सी के ईस्ट में जब आप जाओगे, सी के ईस्ट में 2 किलोमीटर में कौन है, जी है। इट मींस ये 1 किलोमीटर और ये वाला 1 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, ये पॉइंट बिल्कुल पैरेलल होगा इसका, और ये हो गया 2 किलोमीटर। जी जो है ईस्ट ऑफ सी, यहां पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये पॉइंट भी हमने यूज कर लिया है। सी 1 किलोमीटर वेस्ट है किसके, ए के। मतलब सी जो है ए के वेस्ट में 1 किलोमीटर आना चाहिए, और ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 1 किलोमीटर बना हुआ है, दैट इज ए। और ये 1 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब
ए के वेस्ट में 1 किलोमीटर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए। एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, है ना। ए के नॉर्थ में, ए के नॉर्थ में 2 किलोमीटर कौन आना चाहिए, एफ। और नॉर्थ कहाँ होता है, अपवर्ड में होता है। तो यहां पर अब हमें बनाना होगा कि ए के, ये वाला ए के नॉर्थ में ये 2 किलोमीटर, और यहां पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट डायग्राम, राइट। अब उन्होंने पूछा क्या है कि हाउ फॉर इज डी फ्रॉम ए, एफ। तो एफ से हमें डी की तरफ जाना है इन किलोमीटर में, एज द क्राउ फ्लाइज, मतलब डायरेक्ट शॉर्टेस्ट वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर ये कौन है, एफ, और यहां पर ये कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहां पर अप्लाई क्या होने वाला है, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ये चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम एफ की बात करें तो डायरेक्ट अगर हम ये परपेंडिकुलर की बात करें, ये कितना था 2 किलोमीटर, और ये भी कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, राइट। क्योंकि ये ई इसके जस्ट पैरेलल है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल लाइन होगी, जीडी और एफ ई पैरेलल है, तो यहां पर हम ई लिख सकते हैं, राइट। और इसका बेस कितना होगा, तो ये अगर यहां से हम डी की बात करें तो ये बेस कितना है 1 किलोमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड डी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे निकालोगे, तो एफ डी इज इक्वल्स टू रूट के अंदर इसका स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, और फिर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, रूट के अंदर 17 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। और 29 यहां पर जो पूछा है, यहां पर हमसे क्या पूछा है कि इन दिस क्वेश्चन चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू द सेट। मतलब जस्ट सिमिलैरिटी देखनी है कि जो सिमिलैरिटी इन पर्टिकुलर सेट पे है, ये ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ये सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या है 63, 49 और फिर 35 यहां पर अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों 7 के मल्टीपल्स हैं या नहीं है, राइट। अगर हम इनको लिखना चाहें तो ये क्या है 7 into 9, ये क्या हो जाएगा 7 into 7, और ये कितना हो जाएगा 7 into 5। तो यहां पर हमें एक हिंट मिल गई कि 7 के मल्टीपल्स तो हैं, और वो मल्टीपल्स भी 2 2 2 इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 9 7 और 5 हो जाएंगे। अब हमें यहां पर भी मल्टीपल्स देखने होंगे, और वो मल्टीपल्स में भी 9 7 और 5 आना चाहिए, राइट। तो ये 9 9 जा कितना होता है 91, 9 7 जा 63, और 9 5 जा 45। एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई किया इसने, जस्ट हमें ये देखना था, ये 81, ये 63 और ये 45। 9 9 जा 81, आपने देखा कि 7 के मल्टीपल्स हैं, यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स हैं, 7 into 9 9 into 9। फिर यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स हैं तो 9 into 7 होना चाहिए, तो 9 into 7, 9 7 जा 63। अगेन 9 का मल्टीपल लेकिन 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 9 5 जा 45। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। और जो क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये एनालॉजी से है, राइट। मतलब जस्ट आपको कलर्स का यहाँ पर अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है ना। फिजिक्स की चीजें यहाँ पर कुछ यूज होंगी, और पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि अगर हम इनको कंपैरिजन करें, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, आप देख सकते हो कि रेड और व्हाइट ये दो ऐसे कलर हैं जिनको मिक्स करने से क्या आता है, पिंक आता है। मतलब सेकंड और थर्ड वाला कलर को मिक्स करने से फर्स्ट वाला कलर बन रहा है, दैट इज द लॉजिक। तो यहां पर अगर हम आप देखें तो ब्लू और येलो को मिक्स करने से क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर बोला गया है एनालॉजी के बारे में। ये पर्टिकुलर दो वर्ड दिए हैं और यही रिलेशन
जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के बीच में होगा। और आप देख सकते हो कि जो विंड और गैल, राइट, ये क्या है, एक इंटेंस पावर को शो कर रही है। मतलब ये जो भी है इसका इंटेंस फॉर्म यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। तो वैसा ही लव का और इंटेंस फॉर्म क्या होता है, पैशन। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। और 32 में क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन द गिवन क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन, आउट ऑफ दीज 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन डे। मतलब 4 पेयर्स में से 3 क्या है, एक सर्टेन लॉजिक से, सिमिलर लॉजिक से कनेक्ट है, और 1 इज डिफरेंट। 1 क्या है, वो पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा, तो वही ऑड 1 को फाइंड करना है हमें, राइट। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर हम 5 + 6 + 9 + 8 करें, कितना आएगा, 11, 20 और 28 आ जाएगा। 7 + 8 + 9 + 4 करेंगे, तो 8 और 8 + 4 12, 12 + 10 21, और 7 कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यहां पर हमें हिंट मिल रही है कि जो भी नंबर्स हैं सम ऑफ डिजिट करना है, राइट। जस्ट इसको भी अगर हम सम ऑफ डिजिट करें, सो 9 + 8 + 6 + 5, और इसके बाद 8 + 7 + 9 + 3, राइट। और इन दोनों को जब हमने ऐड किया, ये कितना हो गया, 11 और 1 9, 20, और ये भी अगेन 28 हो रहा है। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 + 1 15, 15 और 3 कितना होता है, 18, और 18 में 9 ऐड करना है, राइट। तो 27 यहां पर देखने को मिल रहा है। सो यू कैन सी कि ये ऑप्शन ए बी सी, इनमें सभी में सम ऑफ डिजिट 28 है, जबकि ऑप्शन डी में 27 है। सो यही एक डिफरेंट ऑप्शन है जो कि पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। 33 की बात करें तो यहां पर भी एक 3 रिलेशंस फॉलो करेंगे। 3 जो भी होंगे ऑप्शंस वो एक ही सेम रिलेशन में बंधे हुए होंगे, बट एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहां पर दिया हुआ है बी डी ई और जे। तो यहां पर बी से डी +2 होगा, और डी से ई +1 होगा, और ई से जी +2 होगा। बट हाँ, एक स्मॉल है और एक कैपिटल में लॉजिक मिल गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या था, ए था। ऑप्शन बी की बात करें तो यहां पर भी क्या है, के एम एन और पी। तो के एम कितना होगा, +2, है ना। के में एम जाओगे +2 होगा, एम एन +1, एन पी +2। क्या ये सेम लॉजिक यहां पर भी मिल रहा है, ये जो लॉजिक यहां पर अप्लाई हुआ है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, तो कैपिटल स्मॉल, +2 +1 +2, +2 +1 +2। अब बस हमें बस यही देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। तो 16 + 2 18 आर का होता है, R +1 एस, और S +2 21, ये भी वही लॉजिक फॉलो करेगा। इट मींस जब ये तीनों सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं ना, तो डी ही हमारा आंसर होने वाला है। तो टी डब्ल्यू एक्स और ये जेड। तो टी डब्ल्यू +3 हुआ करता है, बस यहीं से हमें ये फाइंड मिल गया है ना। सभी में +2 +1 +2 +2 +1 +2, बट यहां पर +3 था। आगे भी देखो तो ये +1 तो है और ये +2 तो है, बट ये वो वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। Okay, so thank you guys for this great session. I hope you enjoy and learn a lot. Thank you.